मैम जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, है ना, वैसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं जो हमें खुश भी करते हैं, रुलाते भी हैं, अलग अलग चीज़ें महसूस कराते हैं। आप जो भी चीज़ बनते हैं उसके लिए आपका एनवायरनमेंट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा लगता है मुझको। तो वहाँ पे कोई 50 इयर्स के भी जो कलीग हैं, उन्होंने लाइफ में एक भी एंटीबायोटिक खाई नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज़ में होम्योपैथी जो है डॉक्टर जो है वो इस एमबीबीएस के बाद उनकी ये पढ़ाई होती है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि मेरे रिपोर्ट में तो कुछ नहीं है, फिर भी मुझे फील होते रहता है। बिल्कुल, यदि 5 लोग हैं, 5 लोगों को कॉफ एंड कोल्ड है, तो उन 5 लोगों की मेडिसिन अलग-अलग होगी। कई बार मेंटल कंप्लेंट के साथ-साथ उसके जेनेटिक हिस्ट्री को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमें लाइफ को एक्सपीरियंस करने में। कई लोग सबसे पहली बात कि हार्मोनल कंप्लेंट को ये सोचते हैं कि मैं क्या खा के ठीक कर लूँगा। ये मुझको समझ में नहीं आया आज तक 20 सालों में। मरना सही में शायद ज़्यादा आसान है, जीना आसान नहीं है। लेकिन कोई मेंटल हेल्थ पे पैरेलली काम करे तो उसके जो क्योर है 10x हो जाता है। ये जो बच्चों में जो भी डिसऑर्डर देखे जाते हैं 90% तो उसका मेन कॉज उसकी मदर का स्ट्रेस में होना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जहाँ तलवार काम आती है वहाँ चाकू नहीं, जहाँ चाकू काम कर सकती है वहाँ तलवार नहीं। तो कहीं ना कहीं शादी लेट करना, जल्दी करना, ये उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन यदि शादी हुई है तो उसके बाद कंसेप्शन के लिए बहुत लेट नहीं करना चाहिए। हुआ ये कि बच्ची 1 हफ्ते भी वहाँ नहीं रही, उसने सुसाइड कर ली। अपने साथ खड़े हैं कि नहीं, तब तो दुनिया तो बाद में खड़ी होगी। बाद में नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। सोचिए आपके पास एक बीज हो और उस बीज का पोटेंशियल हो बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़े पेड़ बनने का। जब पौधे में कन्वर्ट हो रहा हो और उसके 1-2 डंगालियों में कुछ बीमारियां आ जाए, वो पीला पड़ जाए, सूखने लग जाए, और अब दवा उस डंगाली में डालो, तो क्या वो ठीक होगा? कि हमें इलाज कुछ और करना होगा, इलाज जड़ में ही करना होगा ना। तो आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जो आपके शरीर की ऐसी बीमारियों को कैसे जड़ से ठीक की जाती हैं, वो इसका इलाज करती हैं। आज है हमारे साथ गेस्ट डॉक्टर आराधना पाठक जी। डॉक्टर आराधना पाठक सेंट्रल इंडिया की एक वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमोपैथिस्ट डॉक्टर हैं, जो इस थेरेपी पे काफ़ी दिनों से काम कर रही है, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से। और 20 ईयर्स की एक्सपर्टीज़ क्या है, इस थेरेपी के बारे में क्या क्या मिसलीड्स हैं और कैसे किन किन लोगों को फ़ायदा कर सकता है, कैसे मेंटल हेल्थ पे काम करता है, कैसे आपके रिलेशनशिप में काम करता है, आज ये सारी बातें इनसे जानेंगे। सो डॉक्टर आराधना पाठक जी, welcome to our podcast. Welcome to थैंक यू सर। HLD, and we are working in the mental health and healing and growing. और साथ में हीलिंग एंड ग्रोथ को समझते लाइफ को भी डेवलप करने में। एंड आप आज आपका इनपुट है जो हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, सबके लिए बहुत वैल्यूएबल रखेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आपकी ये जर्नी कैसे रही थी। आप एक्चुअल में डॉक्टर बनना चाहती थी कि कुछ और बनना चाहती थी? जब छोटी थी तब तो बहुत डांस किया, मतलब बहुत एक्टिव थी इन सब चीज़ों में। तो यही सोचा था कि एक्ट्रेस बनूंगी। अच्छा, एक्ट्रेस। लेकिन जब बड़े हुए तो हमारा घर ऐसा होता है ना कि हमारे मम्मी पापा यही कहते हैं कि ये लाइन अच्छी नहीं है, इसमें नहीं करना है, अब ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं, पढ़ो लिखो। तो फिर कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, शायद सही में लाइन चेंज करने की ज़रूरत है। और शायद डेस्टिनी को यही मंजूर था कि मुझको होम्योपैथी डॉक्टर बनना था। और मेरे मामा मौसी और मेरी बड़ी बहनें, मेरे से जो 2 बड़ी बहनें हैं वो दोनों भी होम्योपैथी हैं। ओह माय तो गॉड। उनको देखते देखते फिर लगा कि नहीं, ये लाइन सूटेबल है मेरे लिए, मैं यहाँ अच्छा कर पाऊँगी। जैसे पौधा अपने एटमॉस्फेयर से देख के बढ़ता है, उसको हाँ, सही सनलाइट फर्टिलाइज़र मिलता है, हाँ, तब वो ऐसा बनता है। तो आपका वातावरण में वो चीज़ें थी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको वो चीज़ें थी। कहीं न कहीं आप जो भी चीज़ बनते हैं उसके लिए आपका एनवायरनमेंट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा लगता है मुझको। कि यदि वो चीज़ें आपके सामने नहीं आएँगी तो आप वो जानोगे ही नहीं, फिर उस दिशा में आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो बात तो सही है। सो एज अ करियर ह्यूमोपैथी डॉक्टर, एज अ करियर ये कैसा है जो बायो के स्टूडेंट हैं, जो हाँ, इस जो एक्चुअल में मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और कई बार क्योंकि सीट्स कम हैं हमारे यहाँ,
हाँ एंड अदर ऑप्शंस में आता है आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। हाँ। तो ये ऐसा करियर कैसा है, इसका फ्यूचर कैसा है, और इसमें क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं जो फ्यूचर में जो सस्टेनेबल करियर दे सकता है, इसके बारे में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली जितने भी बच्चे हैं अब उनको ऐसा लगता है कि मेडिकल फील्ड में केवल एमबीबीएस ही है, लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथी में भी स्कोप बहुत अच्छा है। इवन तो यदि अभी बात हम होम्योपैथी की कर रहे हैं, तो अब आने वाला जो समय है, यदि आज से 50 साल बाद कोई इस इंटरव्यू को देखेगा तो ज़रूर कहेगा कि मैडम ने सच कहा था। क्योंकि आज जो ट्रेंड चल रहा है, आज हम सब स्ट्रेस में होते हैं, और होम्योपैथी का जो फील्ड ही है कि फिज़िकल और मेंटल पिक्चर को साथ में लेके काम करना। तो ऐसे समय में होम्योपैथी आज के समय के लिए और आज से आने वाले 1000 सालों तक ये बात पक्की है कि होम्योपैथी का विकास तो बहुत होता ही रहेगा। ये इसके स्कोप जो हैं आने वाले समय में और ज़्यादा होंगे। और ज़्यादा ये तो बढ़ेंगे। ये डेफिनेटली है, ऐसा होगा ही होगा। फॉरेन कंट्री में देखा गया है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, जो स्ट्रीम जो मेन लाइन मेडिकल प्रैक्टिशनर तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। हाँ एंड तो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। लोग डरते भी हैं एंटीबायोटिक्स लेने में, चीज़ों लेने में, ये सब करने में। दे आर नॉट। मैं आपको बताऊँ, मेरा कज़न है जो जर्मनी में है, एंड अबाउट सब हम 40 के आसपास होंगे, तो उसके भी कलीग्स 40 में ईयर्स के। तो वहाँ पे कोई 50 ईयर्स के भी जो कलीग हैं, उन्होंने लाइफ में एक भी एंटीबायोटिक खाई नहीं है। बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक जर्मनी इज़ द बेस्ट फॉर द होम्योपैथी, जो हाँ मेडिसिन हाँ होती हैं, हाँ सब चीज़ें जो होती हैं। हाँ लेकिन इसके साथ साथ कुछ मिथ्य पे चलते हैं हाँ बिल्कुल। जो होम्योपैथी को लेके, ये प्लेसिबो इफेक्ट करता है, ये सही में ये ऐसा काम करता है कि नहीं करता है। और समझो कि जिसका साइंस कहता है, साइंस ऑफ सिमिलरिटी, और बोल रहे डिल्यूजन जो कहते हैं, इस समुद्र में एक बूंद डाल दो और उसमें फिर पूरी की पूरी है, तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मिथ कितना सही है, इन सब को लेके वो मैं जानना चाहेंगे। देखिए, मिथ है ये कुछ इस तरीके से मैं समझाना चाहूँगी कि आप जो देखना चाहते हैं आपको वही दिखता है। सबसे पहली बात तो ये है अच्छा। कि आप उस पैथी में क्या देख रहे हैं। हमारे इंडिया में ये होम्योपैथी को मतलब काम होगा नहीं होगा, प्लेसिबो इफेक्ट है, इस तरीके की बातें करती हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में होम्योपैथी जो है, डॉक्टर जो हैं वो इस एमबीबीएस के बाद उनकी ये पढ़ाई होती है। जबकि हम लोग हमारे जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबके सेम होते हैं। बस हमारा जो मेडिसिन का जो प्रिपरेशन वाला जो एक सब्जेक्ट है वो सभी का अलग है। साथ ही साथ जो मेडिसिन जो हम लोग पढ़ते हैं वो अलग होती है, बाकी सभी पढ़ाई एक जैसी ही है। जितने साल का एमबीबीएस है उतने ही साल का आयुर्वेद, उतने ही साल का होम्योपैथी की भी पढ़ाई होती एनाटॉमी, है। फिजियोलॉजी सब तो सब सेम ही सब रहेगा। सेम है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सब कुछ सब सेम कुछ है। सेम है। अब जहाँ तक आपने ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट के बारे में कहा, तो आज से 10 साल पहले होम्योपैथी को जो लोग जानते थे, आज डेफिनेटली वो जानते हैं। पहले होम्योपैथ या आयुर्वेद या नेचुरोपैथ ये समझ नहीं पाते थे लोग, लेकिन आज वो यदि वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये होम्योपैथी मेडिसिन है, मतलब इसका कहीं ना कहीं प्रोग्रेस तो हो ही रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। डेफिनेटली वो जो है वो आगे आ ही रहा है। इसका फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। यदि बच्चे या जो भी स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। अगर इसको प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली इसको चूज़ भी किया जाए, इफ़ यू आर ब्राइट स्टूडेंट ऑल्सो, इफ़ यू नॉट गेटिंग, इफ़ यू डोंट वांट टू, इफ़ यू कांट हैव, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है एमबीबीएस। हाँ हाँ, जो एडमिशन्स हैं, वो चीज़ें एक समझो एक लाइफ टाइम की सेविंग चली जाती है उसको बिल्कुल करने में। बिल्कुल एंड बिल्कुल। द थिंग्स इज़ दैट आज जो हमें देखने को मिलता है, कई बार हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, चीज़ें जाते हैं, एंड इट्स लाइक क्यू फिक्स। हाँ क्योंकि हम गए डॉक्टर के पास, एंड इट हैपन्स दैट अधिकतर सबने ये फील भी किया होगा, हमने प्रॉब्लम बताया, उधर ये टेस्ट है, ये ले आओ, फिर देखते हैं। शायद आई कांटेक्ट भी उतने अच्छे से बन नहीं पाता है। एंड देयर आर अ लॉट मेनी थिंग्स अ पेशेंट वांट टू टॉक अबाउट, बिकॉज एक सरेंडर करना, क्योंकि वंस यू आर सरेंडिंग द बॉडी, है ना, तो एक डॉक्टर को जो सरेंडर करना, आई थिंक इज मोर देन दैट, है ना। तो वहाँ पर ये जो थेरेपी होती है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से काउंसलिंग एक बहुत बड़ा स्पेस है इसमें। बिल्कुल। तो मेडिसिन वर्सेस काउंसलिंग का कितना पार्ट है इसमें?
एक्चुअली किसी भी डॉक्टर के लिए ये यहाँ पर बात एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेद की नहीं हो रही है, या नेचुरोपैथी की नहीं हो रही है, या साइकेट्रिस्ट की नहीं हो रही है, साइकोथेरेपिस्ट की नहीं हो रही है। यदि आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो आपका फर्स्ट कंसर्न तो उसका मेंटल लेवल को ही चेक करना होना चाहिए, क्योंकि आज जो भी रिपोर्ट्स हमारे सामने आते हैं तो उसमें नीचे किसी भी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि डॉक्टर ने वो चेक कर लिया, ये उसकी मतलब ये सोनोग्राफी की रिपोर्ट है, एमआरआई है, या कोई ब्लड प्रोफाइल है, उसमें नीचे लिखा रहता है प्लीज़ रिलेट क्लिनिकली। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास आया तो ये दिखाई दिया, लेकिन अब आप इसको क्लिनिक में देख लीजिए कि क्या है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि मेरे रिपोर्ट में तो कुछ नहीं है, फिर भी मुझे फील होते रहता है। बिल्कुल 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 90% पेशेंट इसी के होते हैं सर। 90% जो हैं पेशेंट यही बोल देंगे, मैडम मैं यहाँ गया, मुझको ये दवाई दी गई और मेरे रिपोर्ट में कुछ नहीं है, लेकिन मुझको तकलीफ़ अभी भी बनी हुई है। तब आप क्या करेंगे? ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि यदि कोई डिजीज़ है तो हाँ उसकी दवा है, लेकिन जब कुछ नहीं है तब उसकी क्या दवा है? तो ये तो तभी आप निकाल पाएंगे जब आप उसके पूरे एनवायरनमेंट को समझ पाएँ, उसके मेंटल पिक्चर को समझ पाएँ। तो ये समय तो होम्योपैथी का है और आने वाला समय भी है। एक्चुअल में देखा जाए साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट भी है अलॉन्ग विद द केमिकल ट्रीटमेंट के साथ। मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा इसमें और एक लाइट कि अदर थेरेपी, अदर जो भी अपन लेते हैं उसमें होम्योपैथी और कैसे अलग, इसके थोड़ा और गहराई में चलते हैं एक स्टेप और। होम्योपैथी जब भी हम कोई मेडिसिन पढ़ते हैं, कोई भी एक, तो उस मेडिसिन का उसी मेडिसिन का हम मेंटल पिक्चर भी पढ़ते हैं और फिजिकल पिक्चर भी पढ़ते हैं। मतलब इसको थोड़ा और इलेबोरेट करूँ तो इस तरीके के व्यक्ति को ये दवा दी जानी चाहिए। यदि कोई एग्रेसिव है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, या जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है उसके लिए क्या मेडिसिन होनी चाहिए। तो ये आपके फिजिकल कंप्लेंट को तो ठीक करेगा ही। यदि 5 लोग हैं, 5 लोगों को कॉफ एंड कोल्ड है, तो उन 5 लोगों की मेडिसिन अलग अलग होगी, क्योंकि उस समय में उनका जो मेंटल स्टेटस है उसको ध्यान में रख के दी जाएगी दवा कॉफ एंड कोल्ड की ही होगी। लेकिन होम्योपैथी में मोर देन 7000 मेडिसिन है एक कंप्लेंट को ठीक करने के लिए। मतलब होम्योपैथी में हर चीज़ से बनी हुई दवाइयाँ हैं, हर प्रकार के केमिकल से। आप किस चीज़ से दवा नहीं है ये पूछिए आप। ओजोन एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कॉफ एंड कोल्ड ठीक करती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास यहाँ तक कि कुछ केमिकल से भी हैं, हर प्रकार के पेड़ से, पेड़ की जड़ से, कुछ एनिमल से भी बनी हुई दवाइयाँ हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस एनिमल का कोई पॉइज़न हम देते हैं। वो लैब में बनी हुई होती हैं और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन उस एनिमल के फीचर में मिलता है ना, जिस भी पार्ट से लिया जा रहा है वो आप लैब में तैयार करवाते हैं। लैब में तैयार होने के बाद वही मेडिसिन के रूप में आपको दी जाती है। तो होम्योपैथी में मेडिसिन बहुत सारी हैं और ये सब चीज़ें जो हैं आप उनके मेंटल स्टेटस को देखते हुए देते हैं। जैसे जितने भी स्किन के जो पेशेंट होते हैं, हमारे पैथी में सभी डॉक्टर्स के बीच में एक कहावत, एक जोक है, मैं सुनाती हूँ कि यदि किसी को कोई डॉक्टर बनना है तो कौन सा बनना है, तो मुझको डरमैट बनना है। क्यों? क्योंकि उसका पेशेंट कभी ठीक नहीं होता, पहली बात। दूसरा, उसका पेशेंट कभी रात में तंग नहीं करता, आपको इमरजेंसी में नहीं बुलाता, और वो घूम फिर के आपके पास ही आता है। मतलब वो पेशेंट कभी ठीक नहीं होता तो आएगा ही आएगा। और तो यही है, जैसे कोई स्किन का पेशेंट है तो अधिकतर जैसे ही उसको एंजाइटी होगी, थोड़ा भी टेंशन में रहेगा, उसको खुजली शुरू हो जाएगी। हाँ। या स्ट्रेस से होता ही है। तो ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट हैं। अभी सिर्फ एक स्किन डिजीज़ की ही नहीं, जितने भी हार्मोनल इश्यूज़ हैं, इवन दो हेयर फॉल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। एक सामान्य सी बात, कॉफ एंड कोल्ड को ही नहीं, कई लोगों को आप देखेंगे, मैंने कहा कि सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ये है। मतलब वो एक कहीं ना कहीं वही साइकोसोमैटिक जो कंडीशन लेके आता है कि उसको जैसे ही सोचा कि मुझको कुछ कहना है तो तुरंत कहीं ना कहीं उसका कंप्लेंट स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, कहीं ना कहीं वो इमोशन स्टोर है, कहते हैं कि। या कई लोग देखेंगे कि रात में ठीक 12 से 1 बजे के बीच ही खांस रहे हैं, या 2 से 3 बजे के बीच ही खांस रहे हैं, दिन भर बिल्कुल खांसी ठीक है,
यदि तो ये ऐसे कौन से कंडीशंस हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यदि पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक करना है तो उसके फिजिकल कंप्लेंट साथ ही साथ मेंटल कंप्लेंट को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना ही पड़ेगा। कई बार मेंटल कंप्लेंट के साथ साथ उसके जेनेटिक हिस्ट्री को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो है क्या इसके मदर फादर को क्या है, क्या वो भी ऐसे ही करते हैं। मैम जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, है ना, वैसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो हमें खुश भी करते हैं, रुलाते भी हैं, अलग अलग चीज़ें महसूस कराते हैं, लाइफ की अप एंड डाउन में चीज़ें कराते हैं। तो हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमें लाइफ को एक्सपीरियंस करने में, लेकिन हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल भी है हमें बीमार महसूस कराने में। बिल्कुल। हार्मोन्स का क्या रोल है मैम? एंड हार्मोनल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे आजकल फीमेल्स में हो गया है ना, प्री मेनोपॉज हो गई, OCD, जैसे PCODs हो गई, ये सब चीज़ें बहुत सारा सिम्टम्स आ रहे हैं। एंड आप इतने लंबे समय से 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ऐसा क्या चीज़ आपने अपनी जर्नी में देखा है इस मेडिकल प्रोफेशन में? कई लोग सबसे पहली बात कि हार्मोनल कंप्लेंट को ये सोचते हैं कि मैं क्या खा के ठीक कर लूँगा। ये मुझको समझ में नहीं आया आज तक 20 सालों में, कि मैं कभी ये नहीं बता पाई कि क्या आप खाएं या ना खाएं, क्योंकि हार्मोनल कंप्लेंट कभी खाने नहीं खाने से नहीं होता है। या आपका जो मोटापा है वो, हाँ ये हो सकता है कि मोटापा एक सिम्टम है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का, है ना। तो वो मोटापा हो सकता है खाने ना मतलब कुछ भी जो भी आप जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड लेते हैं उसके कारण से। लेकिन आप ये देखेंगे अपने इंडिया में कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जो फिर भी ठीक ठाक खाना खाते हैं, जैसा मतलब जो संतुलित आहार जिसको कहते हैं वो खाते हैं, लेकिन फिर भी मोटे हैं। उसका मुख्य कारण है उनका स्ट्रेस। तो जितने भी हार्मोनल केसेस हैं वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड ही होते हैं सबसे पहले। जैसे मेरे पास बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं, तो अब आप देखेंगे जितने भी रिपोर्ट्स आपके पास आएंगे उसमें से 80% तो ऐसे होंगे जिन दोनों कपल को कोई तकलीफ ही नहीं है लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तब वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? चैलेंज यही है, डॉक्टर्स के पास चैलेंज तब आता है कि जब उनके पास कोई कंप्लेंट ठीक करने के लिए ना हो, तब वो क्या करेंगे। तो जितने भी हार्मोनल इश्यूज़ हैं वो हमारी बॉडी के हाइपोथैलेमस से शुरू होते हैं। अब ये हाइपोथैलेमस कहाँ है, तो इसको हम कैसे योगा से और कैसे मेडिटेशन से हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो वाली बात यहाँ है कि हमारा जो ब्रेन है उसका तो मेन 3 पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है जिसको 4 ब्रेन कहते हैं, 4 ब्रेन का में थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। ये हाइपोथैलेमस जो है वो पूरी बॉडी के हार्मोनल कंप्लेंट को का गॉडफादर है, समझ लीजिए। अभी ये हाइपोथैलेमस जो है उसके नीचे वहीं से ही कनेक्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को सब जानते हैं, मास्टर ऑफ ऑल द ग्लैंड्स, ऑल हार्मोनल ग्लैंड्स। अब पिट्यूटरी को संभालने वाला हाइपोथैलेमस है। इसी हाइपोथैलेमस में सभी सेंटर्स हैं, सोचने समझने, इच्छा शक्ति, सुख और दुख, या टेम्परेचर को सहन कर पाने का, या जैसे मुझको दुख लगा तो तुरंत आंसू आ जाए, ये सब चीज़ों के जो सेंटर हैं वो हाइपोथैलेमस में है। इसका मतलब है कि जितने भी हार्मोनल कंप्लेंट हैं वो आप खुद ठीक कर सकते हो, आप या कह सकते हैं कि बहुत कुछ मिनिमाइज कर सकते हो आप अपने इमोशंस पर काबू करके। तो आज का समय बहुत आसान नहीं है जीना, मरना सही में शायद ज़्यादा आसान है, जीना आसान नहीं है। तो ये जितने भी हार्मोनल कंप्लेंट हैं, यदि आप अपने इमोशंस पर खुद काबू कर सकते हैं तो ये कम तो ज़रूर हो जाएंगे। फिर आप उनके अपने डाइट से, अपने लाइफस्टाइल से, आप जो भी आप जानते हैं कि क्या चीज़ें आप कहाँ आपकी लाइफ में गड़बड़ हो रहा है, अपने रिलेशनशिप से, अंडरस्टैंडिंग से आप वो सब ठीक कर सकते हैं। बाकी बचा खुचा जो है वो सब डॉक्टर संभाल लेंगे। वो कहते हैं ना यार, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड योर क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। यस, एंड द रिलेशनशिप स्टार्ट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू आर हैविंग विथ योरसेल्फ। बिल्कुल सही। जैसे आप अपने को देखते हैं, जैसे आपको समझते हैं, जैसे आप एक सेल्फ इमेज बनाते हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं वही दुनिया आपको देखती है, समझती है। तो रियलिटी तो यही है। एंड हम मेंटल हेल्थ इशू में जब मैंने भी देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो जितनी जल्दी उस ट्रांसफॉर्मेशन को समझ जाए कि यार सारा चीज़ का सोर्स मैं हूँ, दुनिया नहीं है, और जितनी जल्दी वो कनेक्शन को फिर से रीबिल्ड कर ले,
एंड लाइक अ बेबी अपने आप को नर्चरिंग स्टार्ट करे, उतनी जल्दी वो क्योर होता है। मैंने देखा भी है जिन लोग मेडिसिन लेते हैं हाँ लेकिन कोई मेंटल हेल्थ पे पैरेलली काम करे तो उसके जो क्योर है 10x हो जाता है, बिल्कुल 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 सही 10x हो बात है जाता है। मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा जी। कि क्या होम्योपैथिक क्रॉनिक डिसीज में, एक्यूट में और क्रॉनिक डिसीज में, हाँ हाँ। है ना, जो एक्सट्रीम लेवल है वहाँ पे काम करता है? क्रॉनिक, सबसे पहले वो क्रॉनिक हुआ क्यों? जितने भी फेलियर ट्रीटमेंट के कारण ही एक तो क्रॉनिक कंडीशन में गया। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो बताते हैं कि एन नंबर ऑफ कंप्लेंट में होम्योपैथी ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये मेरे पास ही नहीं, मेरे ख्याल से हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास उनके हज़ारों रिकॉर्ड्स होंगे जो कि चैलेंज कर सकते हैं एलोपैथी को या आयुर्वेद को या दूसरे और थेरेपीज़ को, कि जिससे कि वो दिखा सकते हैं कि क्रॉनिक कंप्लेंट जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। मैम हाल ही में देखा गया है बच्चों के बीच में हाँ एकदम से अचानक से ADHD का बिहेवियर, ऑटिज्म का बिहेवियर, है ना, या OCDs हो गई यंग बच्चों में जो 16-17 साल के हैं, है ना, ये सब चीज़ों में इस टाइप से मेंटल इश्यूज हाल ही में आया हुआ है। देखो स्क्रीन डिसऑर्डर ये सब तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डे टू डे में हम अफेक्ट कर रहे हैं, बट दिस अर्ली लाइफ आर बीन अफेक्टेड बाय दिस। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? आपने क्या देखा है इसमें? देखिए, ADHD हो या OCD हो या किसी भी टाइप का मेंटल इलनेस हो, है ना, डिमेंशिया तो एक अलग चीज़ है। ये जो बच्चों में जो भी डिसऑर्डर देखे जाते हैं 90% तो उसका मेन कॉज उसकी मदर का स्ट्रेस में होना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उनका मेन कॉज वही है। लेकिन अभी जब हमारे पास बच्चा आता है तो हमको बच्चे को ट्रीट करना है, तो उसके साथ साथ उसकी मदर की हिस्ट्री देखना बहुत ज़रूरी है। उसकी मदर के साथ साथ उसकी नानी की हिस्ट्री देखना बहुत ज़रूरी है। क्या ये फैमिली हिस्ट्री ऐसे ही चली आ रही है? तो उनके लिए अलग मेडिसिन है। तो जितने भी हेल्थ इशू हैं बच्चों के, वो तो आसानी से होम्योपैथी में ठीक हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों को कुछ थेरेपी भी देनी पड़ती है। जैसे एक बात सही है ना कि जहाँ तलवार काम आती है वहाँ चाकू नहीं, जहाँ चाकू काम कर सकती है वहाँ तलवार नहीं, या जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई का ही काम है। तो हर जैसे कि जो थेरेपीज़ होती हैं, है ना, जो उनको बिहेवियर जो थेरेपी है, CBT एक्ट या क्योंकि वो कहीं ना कहीं पैरेलल बच्चे को स्ट्रॉन्ग करने में, उनके मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में योगदान देती हैं। कहीं मेडिसिन जो है वो भी उसमें ही हेल्प करता है। तो ऐसे 2-4 चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है OCD और ADHD के केस में, क्योंकि सबका अपना अपना अलग रोल है। बीइंग अ पेरेंटिंग कोच मैंने देखा है जब मैं करता हूँ, एंड प्री मैरिटल जहाँ से शुरू होता है, व्हेन स्टार्ट गोइंग टू गेट मैरिड, जब एक्चुअल में वहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है, द थॉट पैटर्न यू स्टार्ट विद, हाउ यू बिल्ड अप द रिलेशन, एंड व्हाट इज हाउ यू कंसीव विद सो द डीप एक कनेक्शंस के साथ, एंड द इन द वोम द चाइल्ड का ब्रेन का जो पैटर्न है वो तीसरे सेमेस्टर से शुरू हो जाता है बनना। एंड इसलिए हम कहते हैं कि हमारा गर्भ संस्कार होता था हमारे यहाँ ऐसा कि यार इस टाइम पे ये संस्कार से ये संस्कारों से गुजरना है, ऑलरेडी था हमारे शास्त्र में। लेकिन आज जब उन सब चीज़ों से हम दूर हो रहे हैं तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट, काउंटर इफ़ेक्ट है, ये सब चीज़ें बन के दिखती है थोड़ा सा। जो पेरेंट्स जो एक्चुअल में गुजरते हैं इस दौर से, हम यहाँ से कहना आसान रहता है, लेकिन जब जो पेरेंट्स जो गुजरते हैं जिनके बच्चों में ADHD है और है ना OCDs है ना, या ऑटिज्म है, दैट पेरेंट्स गो थ्रू अ मेजर चैलेंज। बिल्कुल। एंड उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल, फिजिकल थका देने वाला, है ना, एकदम टायर्ड कर देने वाला चीज़ होता है, जहाँ पे होपलेस फील करते हैं। तो व्हाट इज़ देयर, कोई उम्मीद जो उनको आप देना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें क्यूरेबल है या एक्सेसिबल है या जो है, एंड व्हाट आर द मेजर थिंग, एक कुछ फार्मूला हो जो वो पैटर्न थोड़ा सा वो फॉलो करें और ये सब चीज़ें ठीक हो, कंट्रोल कर सकें? तो ADHD OCD या ऑटिज़म के जो भी बच्चे हैं उनको मेडिसिन के साथ साथ CBT जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए उनके मदर फादर जो हैं उनको ये बताया जाना बहुत ज़रूरी है कि घर में माहौल कैसा होना चाहिए। खुद वो जिस तरीके से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं, कहीं वो सब यदि उनको कुछ कंप्लेंट रहा हो तो ये बच्चे के साथ ना हो।
थोड़ा सा ये अवेयरनेस वाला अवेयरनेस है, ही, तो इट्स मोर अबाउट अवेयरनेस। अवेयरनेस। जितना अवेयरनेस होगा खुद के बारे में, जितना आप अवेयर रहोगे बिल्कुल उतना बच्चे को डिफेंड कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, ठीक है मैम। मुझे आपसे अगला सवाल ये करना है कि होम्योपैथी को लेके मिसकंसेप्शन क्या क्या है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि ये अर्थराइटिस में काम करेगा कि नहीं करेगा, थायराइड में काम करेगा कि नहीं करेगा, बच्चों को दिया जा सकता है कि नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन में दिया जा सकता है कि नहीं, है ना, और ये दवाइयाँ कैसे लेनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन इसमें रखना चाहिए। काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो, देखिए जैसे मैं एक सोचता था बचपन में कि ये दवाई को हाथ से छूना नहीं है ना, ये मीठी गोली है, मीठी गोली पूरा खा जाओगे तो मर जाओगे आप, है ना। तो ऐसे सब चीज़ें होती थी। और बचपन में एक और इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, मेरे भाई ने एक मीठी गोली पूरी खा ली, उसको पैर में गांठ आ गया। अब गांठ आ गया तो डॉक्टर ने कहा इसको रोज कैडबरी टॉफ़ी खाना है। तो मुझे बड़ी जेलसी होती थी, रोज उसको कैडबरी मिल रहा है, मुझे कैडबरी नहीं मिल रहा है। तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ कि फिर मेरे दिमाग में आया कि जब भी दवाई आएगी ना मैं भी पूरा खा जाऊँगा। तब मुझको ही मिलेगी। मुझको भी मिलेगी। सो देयर आर सर्टेन, ऐसे काफ़ी सारी कहानियाँ होती हैं, मिसकंसेप्शन होती हैं, तो इसमें थोड़ी क्लैरिटी देंगे। देखिए, होम्योपैथी हर वर्ग के लोग और हर एज के, मतलब हर वर्ग मतलब कि चाहे वो किसी भी डिजीज़ से गुजर रहा है, यदि वो डायबिटिक पेशेंट है तो भी वो दवाइयाँ ले सकते हैं। ये होम्योपैथी जो दवाइयाँ होती हैं वो शुगर फ्री बॉल्स हैं, तो ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं। Okay. और होम्योपैथी में बहुत अलग अलग तरीके के मेडिसिन आते हैं, मतलब यदि आप चाहें तो उसको सिर्फ लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं। इनसे शुगर बढ़ता नहीं है क्योंकि शुगर फ्री है। साथ ही साथ हर एज ग्रुप के लोग भी ले सकते हैं। जितने छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबायोटिक्स जैसी कोई चीज़ें नहीं हैं, तो आपको बैड इफ़ेक्ट्स भी देखने नहीं मिलते। स्टेरॉइड नहीं होता। कई लोग मेरे पास कई बार ऐसे कुछ पेशेंट आए जिन्होंने कहा कि मैडम इतने जल्दी कैसे दर्द कम हो जाता है, इसमें कुछ स्टेरॉइड आता है क्या? मैंने कहा ऐसा कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, पता नहीं। लेकिन भ्रांतियाँ बहुत सारी हैं, अभी किसने फैलाई हैं, कहाँ से आई हैं, वो मुझको नहीं मालूम। लेकिन हाँ, कई लोग बोलते हैं कि पहले बढ़ा देता है फिर कम करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो होम्योपैथी नहीं लेता है उसके मन में ही हज़ार क्वेश्चंस हैं। यदि आप एक बार आएंगे उस समुद्र में गोता लगाने ना, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना गहरा है या उसका एन्जॉयमेंट कितना अच्छा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये दवा ले सकते हैं या नहीं, ये सब ले सकते हैं और कोई इसका बैड इफ़ेक्ट नहीं है। ये अर्थराइटिस में कितना इफेक्टिव है? आर्थराइटिस के पेशेंट को बहुत आराम आता है। सिर्फ उस कंडीशन में होम्योपैथी एक आध दो जगह नहीं काम करेगा, वो ये कि उनका पेन तो पूरा चल जाएगा। जहाँ पर डिफ़ॉर्मिटी आ जाती है आर्थराइटिस के कारण से, हाथ पैर तिरछे होने लगते हैं, वो डिफ़ॉर्मिटी ठीक नहीं होती क्योंकि वो डिफ़ॉर्म हो ही चुका है। तो अब उसको फिर से ठीक करने के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है। लेकिन हाँ, उनका पेन चला जाएगा, इन्फ्लेमेशन चला जाएगा, दर्द नहीं रहेगा, उनको जो रोज़ बुखार लगता है वो नहीं रहेगा। साथ ही साथ कई लोग पूछते हैं कि अबॉर्शन के लिए कोई मेडिसिन है क्या, या मेंसेस डिले करने के लिए कोई मेडिसिन है क्या, या अर्ली करने के लिए। तो एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट है होम्योपैथी में किसी भी चीज़ को गड़बड़ करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। अच्छा। जो भी चीज़ें हैं होम्योपैथी में वो उसको सही करने के लिए, ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है। और भले वो पेशेंट को मैं दवा दूं या नहीं, या उसके साथ मेरे लंबे टर्म तक कोई रिलेशन रहते हैं या नहीं, ये पता नहीं मुझको, लेकिन ये बोलते हुए मुझको बहुत अच्छा लगता है कि होम्योपैथी में ऐसा कुछ ख़राब कर दें, ऐसी कोई चीज़ें नहीं। क्योंकि यदि कोई प्रेग्नेंट है तो ये तो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है ना, आप उसको यदि डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो हार्मोन आप डिस्टर्ब कर लीजिए, फिर दूसरी पैथी में चले जाइए। आप नेचुरली इथिकल रह जाते हैं इसमें। हाँ, दैट इज़ अ गुड थिंग। यंगस्टर के लिए जो करियर इसमें बनाना चाह रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में चीज़ों में जहाँ पे इतने सारे चीज़ें होते हैं आज की यदि डेट आपको में। सेवा भावना आपके अंदर है तो आपको सक्सेसफुल होने से होम्योपैथी में कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको डीप रूट तक जाके यदि काम करना है तो सामने वाले के मेंटल हेल्थ पर, उसके एनवायरनमेंट पर, उसका जो सोचने का सोचने का है, तरीका, थॉट प्रोसेस उसका है। जो सोशल जो वेलबींग है वो कैसा है, ये चारों पांचों चीज़ों पर
काम करना ही पड़ता है, क्योंकि हेल्थ जो इमोशनल है इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ों में काम करना ही पड़ता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें आ भी रही हैं। जी 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 एंड थायराइड की जो चीज़ें हैं, है ना, मैक्सिमम जो थायराइड का इशू है मिड एज में वुमेन्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिनको है। उसके बहुत पेशेंट हाँ, उसके होते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशंस हैं थोड़ा? देखिए, थायराइड के लिए बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है। थायराइड जितना बड़ा हवा है इसका, उतनी बड़ी चीज़ है ही नहीं। एक्चुअली आज हर तीसरा चौथा पेशेंट बोलेगा कि मुझको थायराइड है। तो सबसे पहले थायराइड केवल और केवल एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। बस लाइफ मैनेजमेंट का ही एक को आप मैनेज कीजिए। थायराइड बहुत कुछ मेंटेन होता है। एक सबसे बेकार चीज़ मुझको हमारे इंडिया में लगती है कि जैसे ही कोई पेशेंट आता है, ये किसी एक पैथी का नाम नहीं ले रही हूँ, लगभग हर पैथी में यही है, पेशेंट आया, हमने उसकी दवाई प्रिस्क्राइब कर दी। ये बहुत गलत है। पहले तो यही देखना पड़ेगा कि इस पेशेंट को ये तकलीफ़ आई क्यों। पहले तो 2-3 महीने आपको उसके सप्लीमेंट्स में रखना चाहिए, या उसका डाइट चेंज करना चाहिए, उसका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना चाहिए। यदि उसको स्ट्रेस है तो उसके घर वालों से बात करनी चाहिए। तब किसी पेशेंट को आप बोल सकते हैं कि ये हमने ठीक किया। वास्तव में जो ठीक करने वाली बात है तब किया। लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पेशेंट भी कुछ जो होते हैं ना, उनको ये नहीं मालूम है कि ऐसे भी ठीक किया जा सकता है। तो यदि आप दवाई नहीं लिखेंगे, कई बार ऐसा, मतलब डॉक्टर हमेशा ये गलत कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें पेशेंट की भी हैं कि फिर भी कुछ दवाई लिख दीजिए ना, नहीं 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 आप दवाई लिख ही दीजिए, मैं वो भी मेंटेन करूँगा, ये भी करूँगा। तो ये चीज़ें हम ठीक होना चाहते हैं कि नहीं? नहीं तो उनके आप यदि उनको कहेंगे आप ये खा लो वो खा लो, ये इससे ठीक कर जाएंगे, इसको तो कुछ आता ही नहीं था, ऐसा भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों तरीके से काम करना पड़ता है। सोशल सर्कल जो है वो भी कुछ इसके लिए ज़िम्मेदार है कि डॉक्टर्स को तुरंत दवाइयाँ लिखनी पड़ती हैं, लेकिन उनका जो पहला जो प्रिस्क्रिप्शन है पेशेंट के कुछ 4-5 जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए करना चाहिए। उसका जो मैंने बताया उसी के हिसाब से ही काम करना चाहिए। तो थायराइड को आपने जो पूछा था कि थायराइड को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। आप उसको पहले तो अपना डाइटरी हैबिट, अपना एक्सरसाइज, वॉक या जिम, योगा, आप जो भी करना चाहते हैं, साथ ही साथ मेडिटेशन, सबसे पहला कंसर्न यही होना चाहिए। फिर सेकेंडरी उसके कारण से यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, थोड़ा डिप्रेशन आ रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, मेंसेस नहीं आ रहा है या मेंसेस एक्सेस हो रहा है, तो फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि इसके साथ साथ मैं और क्या करूं कि जिससे मेरा थायराइड ठीक हो जाए। तो होम्योपैथी में तो हर एक डॉक्टर थायराइड के कम से कम 500-700 पेशेंट एक साल में देखता ही होगा, और वो क्योर भी कर चुके होते हैं। तो होम्योपैथी में इसका अच्छा रिजल्ट है। मैम, आज के डेट में प्री मेनोपॉज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। बिल्कुल। एक तो मालूम शादियाँ लेट से हो रही हैं, एंड खान पान ऐसा हो गया है कि प्री मैच्योर जो एज था हार्मोन चेंज का वो ऑलरेडी शिफ्ट हो गया। पहले 16-17 से 9 साल में चीज़ें आ चुकी हैं, एंड हियर यू आर गेटिंग मैरिज लेट नाउ। तो ऑब्वियस है कि मेनोपॉज भी अर्ली है, सारी चीज़ें हैं, तो ये पूरा का पूरा इम्बैलेंस सा है ना। ऐसे सिचुएशंस पे सोशली क्या कंडीशनिंग है जो चीज़ें ठीक होनी चाहिए, एंड हाउ द होम्योपैथी कैन हेल्प इन दिस पर्टिकुलर थिंग? आपका कहना है कि आजकल शादी बहुत लेट होती है, इसलिए बच्चे लेट होते हैं, फिर मीनोपॉज का कंडीशन उसी समय आ जाता है, तो क्या करना चाहिए? तो अब का समय ऐसा है कि किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि जल्दी शादी कीजिए, क्योंकि उनके पास दूसरे बहुत सारे लाइबिलिटीज़ हैं लाइफ में। सबको देख के दूसरों को भी होड़ लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं शादी लेट करना, जल्दी करना, ये उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन यदि शादी हुई है तो उसके बाद कंसेप्शन के लिए बहुत लेट नहीं करना चाहिए। ये एक सुझाव है मेरा, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ बहुत आसान नहीं रह गई है। न ही आपका कैरियर बहुत आसान है, न ही आपकी डिलीवरी आसान है, न ही प्रेगनेंसी आसान है, न ही मीनोपॉज आसान है। तो यदि शादी हुई है तो कंसेप्शन भी जल्दी ही सोच लेना चाहिए। हाँ, फिर कैरियर तो ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ लगा हुआ ही है। ऊपर से पेरेंटिंग के लिए भी एनर्जी चाहिए। बिल्कुल। तो जितनी जल्दी यंग एज में आ जाए तो यू विल हैव द क्वालिटी टाइम विद योर किड्स। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, क्योंकि आपको बहुत माना जाता है, एंड सेंट्रल इंडिया में यू आर द वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर एज ए होम्योपैथी, एंड आपके काफ़ी सारे स्टेट्स में क्लिनिक हैं। आपके कितने क्लिनिक्स हैं? अभी तो 6 क्लिनिक हैं। अभी 6 क्लिनिक्स हैं।
तो एक बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, बिलासपुर में है, रायपुर में 3 हैं। तो और 1-2 गांव हैं, वहाँ पे मेरे जूनियर जो हैं वो मेरी ही क्लिनिक का चला रहे हैं। तो अभी ठीक ठाक है सब कुछ, अभी आगे और करते ही जाना है। मैम आपके क्लिनिक का नाम क्या है? एंजल होम्यो केयर। हाँ। और अभी हम लोगों का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, ehomeo.in। इसमें हम लोग बहुत सारे हमारे अंडर में होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यदि Okay. उनको ऑनलाइन कंसल्ट करना है पेशेंट को, तो वो जिस डॉक्टर से चाहें वो उसे कंसल्ट कर सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म हमारा होगा। वाह, मतलब ये थेरेपी के लिए, मतलब क्योंकि वंशों में होम्योपैथी में बहुत लंबी काउंसलिंग चलती है जी जी एंड जी। वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, घर बैठे बैठे उतना हाँ, टाइम वेटिंग, ये बिल्कुल। सारा चीज़ें अपॉइंटमेंट हाँ। के हिसाब से। वाह। और बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ भी ये होता है कि जो उनका बहुत टाइम, जो आज हर किसी के लिए कोई भी काम करना बहुत आसान नहीं है। तो डॉक्टर्स के लिए भी ये है कि यदि आप कुछ टाइम फैमिली को देना चाहते हैं तो घर में रहते हुए भी आप 2 घंटे का टाइम आप निकाल सकते हैं। ये भी, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कार में हैं तो वो आधा घंटा जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो कम से कम ये जो है ये एक सबका, लिबर्टी मिल हाँ, जाती है। लिबर्टी जी मिल जी, जाती है। दैट इज़ द पावर ऑफ इनोवेशन एंड दिस थिंग। जी। मैम आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं मेरी। एक अभी 17 साल की है और एक 9 साल की है। ओके, सो ऑलमोस्ट दे आर गोइंग टू बी टीन एंड नाउ लॉट मेनी पेरेंटिंग चैलेंज भी होगा बिल्कुल बिल्कुल। एंड आप वाइफ भी हैं और इतना सब संभालती भी हैं, तो हाउ डज यू मैनेज योर लाइफ दिस, बिकॉज दिस इटसेल्फ इज़ अ यू नो सीखने वाली बात है जो आपसे सीखनी चाहिए। हाँ, एक्चुअली यदि किसी का सपोर्ट रहता है तो लड़कियां कर लेती हैं, है ना, क्योंकि सब आज कुछ ना कुछ तो करना ही चाहते हैं। तो मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। वो कभी मेरे पास होती हैं यहाँ, कभी वो गांव में भी होती हैं। हमारा काशी और प्रयागराज के बीच में हम लोगों का गांव, तो वो वहाँ भी मैनेज करती हैं, यहाँ भी। लेकिन वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। यदि जैसे कई लड़कियां होती हैं ना कि बोलती हैं कि मैं मेरी मदर इन लॉ मैं ऐसा पहनती हूँ तो गुस्सा करती हैं, बल्कि मेरे यहाँ एकदम उल्टा है। यदि मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगी तो वो गुस्सा करेंगे कि तुम ऐसे नहीं, ऐसे जाओ, ऐसे क्यों चले जाते हो, तुम ऐसे साड़ी में नहीं। यदि वो अभी देखती मुझको ऐसा तो बोलती कि तुम ये नहीं, तुमको पैंट शर्ट पहन के या कोट वोट के साथ जाना चाहिए, कि तुमको रिप्रेजेंट अपने आप को ऐसे करो। तो उन्होंने मुझको अपने जीवन में बहुत सिखाया है। ओके, जितना मैं अपने मायके में नहीं सीख के आई थी, वो मम्मी ने सिखाया मुझको यहाँ। हमारे बीच में ना एक चीज़ कॉमन है, हाँ। मेरी भी सासू माँ ऐसी है। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है। जो मोस्ट इंस्पिरेशन में पर्सन इन माई लाइफ, जो हाँ। सपोर्ट सिस्टम है, वो मेरी हाँ। सासू माँ है। सब कोई मुझको, जब ऐसे फ्रेंड्स बैठते हैं और सब कोई कहते हैं ना मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे एक कपड़ा उनको पहनना पसंद नहीं है, मेरे को तो सूट में होना होता है, तो मुझको बहुत ऑल गर्ल्स टॉक। मुझको लगता है नहीं, मैं सबके सामने वो उनको हमेशा रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि नहीं, मेरे साथ बस ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे एकदम लकी हूँ। अब जाते जाते हाँ। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे हाँ। जो उनको ध्यान देना चाहिए, एंड क्योंकि ये हीलिंग गोज थ्रू आउट द लाइफ, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो आपके सोल का हो या बॉडी का हो, हीलिंग इज हीलिंग एंड हीलिंग इटसेल्फ इज एन एटीट्यूड। ये एटीट्यूड कैसे फॉरवर्ड करें कोई? देखिए, सबसे पहली बात, यदि किसी को कुछ भी अचीव करना है, आज हर कोई किसी न किसी होड़ में लगा हुआ है, ठीक है। आज हमारे पास कुछ भी करें या ना करें, हमारे पास अपने जीने के लिए, अपनी खुशी के लिए तो करना ही होगा। आप कुछ भी बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, या जो आपका गोल है वो कर पाते हैं या नहीं, ये पता नहीं है, लेकिन आप खुश रह के यदि वो चीज़ करेंगे तो शायद ज़रूर सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। दूसरी बात कि आज हमको यही नहीं पता होता कि मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, मेरे बाकी सब लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है लोगों के बीच में। जैसे अभी कुछ दिन पहले रिलेशनशिप इश्यूज यस, बहुत ज़्यादा। जैसे कई पेरेंट आते हैं, बच्चे उनके सामने बोल ही नहीं पाते,
क्यों नहीं बोल पाते? फिर जहाँ पे ऐसा They're not हमको डाउट comfortable with होता है कि नहीं ये बच्चा कुछ छुपा रहा है या कुछ नहीं, तो फिर हमको बोलना पड़ता है कि भाई आप 5 मिनट के लिए हमको बच्चे को कुछ चेक करना है। वहाँ पे आप ये नहीं बोल पाओगे कि हमको इसे कुछ क्वेश्चनर लेने हैं, हमको पूछना, हमको कुछ चेक करना है। फिर उस बीच में आप बच्चे से पूछोगे तो बहुत रो के जवाब देते हैं। अभी एक केस मेरे पास आया था जिसमें एक बच्ची 9th-10th क्लास में थी, तब से वो मेरे पास आती थी। और जब आपने रिलेशनशिप की बात पूछी तो मदर से डॉटर का या फादर से बच्चे का या हस्बैंड से वाइफ का जो कनेक्शन जो है ना वो ख़त्म हो रहा है कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी बात तो उस बच्ची के साथ में, मैं उसको बहुत साल से 7-8 साल से जानती ही थी। उसकी शादी भी मेरे ही अभी मैं गई थी, शादी पिछले 1-1.5 साल पहले हुई थी। उसके फादर और मदर बहुत ज़्यादा मतलब सोशल भी हैं और काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो इलिटरेट हैं। अच्छा। उसके बाद वो बच्ची मेरे पास आई, शादी हो चुकी थी और बहुत परेशान थी। तो उसको बहुत नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी और बहुत सारे कंप्लेंट्स थे। तो मैंने तो उसको बहुत अच्छे से मैंने उसकी काउंसलिंग की, मैंने उससे पूछा। फिर लास्ट में मैंने उसके पापा को कहा कि सर अभी आप कुछ दिन तो कम से कम इसको मत जाने दीजिए, अभी इसको वहाँ जाने ही मत दीजिए, अभी इसको आप लोगों की ज़रूरत है। तो इतने पढ़े लिखे होने के बाद मुझको एक चीज़ उनकी जो अच्छी नहीं लगी वो ये कि उन्होंने ये कहा कि ये तो नहीं जाना चाहती है, वो ये तो यहीं रहना चाहती है, कहती है कि मेरा डिवोर्स करा दो, लेकिन हमारे तो 4 पुश्तों में आज तक कभी भी डिवोर्स नहीं हुआ। तो मुझको ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो उनका पर्सनल मैटर था। मैंने कहा कुछ दिन तो आप इसको अभी रखिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी शायद। इन्होंने 15 दिन बाद उसको भेज दिया उसके ससुराल। हुआ ये कि बच्ची 1 हफ्ते भी वहाँ नहीं रही, उसने सुसाइड कर ली। बाप रे। ये पिछले 15 दिन पहले की बात है। बाप रे। तो मुझको इतना ख़राब लगा कि ऐसे माँ बाप जो पढ़े लिखे हैं वो उस बच्ची का साथ दे सकते थे, पर उन्होंने उसकी बात समझी नहीं। कनेक्शन नहीं है, या तो बच्ची समझा नहीं पाई। आज ऐसा नहीं कि उनके माँ पिताजी को ख़राब नहीं लग रहा होगा, ये हो सकता है कि उस बच्ची की भी गलती है कि यदि वो भेज भी दिए तो शायद उसको डबल आ जाना चाहिए था। वो अपने साथ नहीं खड़ी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अपने साथ हम खड़े हैं कि नहीं, हमारी रीढ़ की हड्डी कितनी जो है वो स्ट्रांग है, हम अपने साथ खड़े हैं कि नहीं। तब तो दुनिया तो बाद में खड़ी होगी, पहले तो मैं खड़ी हो जाऊँ। ये चीज़ें उसके साथ नहीं रह पाई। जो भी हो, आज वो यहाँ नहीं है, लेकिन तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक की जा सकती हैं। कोई डिजीज़ आ ही नहीं सकता यदि हम घर में ही उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश करें। हाई टाइम नाउ प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। बिल्कुल। फैमिली काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, अलॉन्ग विद द मेडिसिन्स, दिस आर वेरी नीडेड। बिल्कुल। सो हील एंड लर्न एंड डेवलप में तो हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझको खुद आपके पास यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपके साथ अच्छा लगा, आपकी टीम के साथ बहुत अच्छा लगा। एंड इतना डीप नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस जो आपने हमारे साथ शेयर किया, मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर किया, विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। थैंक यू सर। तो दोस्तों बताइए आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही है ना। अलॉन्ग विद दैट, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ सर्टेन इशूज़, यू कैन कनेक्ट अस। आवर नंबर एंड डिटेल विल बी देयर, नीचे हमने डाल दिया है। हमसे अप्रोच करिए, बात करिए। इट्स अ टाइम टू लीव। ज़िंदगी को हाँ बोलने का समय है। टिल देन, गुड बाय, सी यू ऑल, स्टे लाइव विथ HLD लाइफ।